मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इससे पहले कि हम खत्म करें, कि एट व्हाट स्टेज, मतलब क्या वो की चीजें हैं जिनको देखना है कि ये जो सीज फायर का मसौदा है जिस पर कार्रवाई होती हुई शुरू हो गई है वो इसी तरीके से चलती रहे, वो क्या चीजें हैं जो इसको बिगाड़ सकती हैं पॉसिबली? देखें, 14 तारीख को आपको याद होगा हम लोग रात भर जगे रहे, दोनों आदमी वेट करते रहे कि अगर मसौदे पे साइन होगा तो हम लोग लाइव पे जाएंगे। आपको याद होगा, फिर वो हुआ नहीं और फिर 12 बजे हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम लाइव नहीं करेंगे क्योंकि आज डील होता नहीं दिख रहा। तो कल मेरी किसी से जॉर्डन में बात हो रही थी कि भाई वो क्या 14 तारीख को क्यों नहीं हुई थी डील, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि भाई लास्ट मिनट पे, क्योंकि धमकी तो देखें ट्रम्प के एनवॉय ने दे दी थी नेतन्याहू को, तो इतना तो था कि भाई वो डील होगी, लेकिन नेतन्याहू ये अपने जो उसका जो चरित्र है उसके हिसाब से वो ये कोशिश कर रहा था कि वो लास्ट मिनट में कुछ पेच कोई चीज ऐसी लगा दें जिससे कि कुछ ना हो। तो उन्होंने कहा कि 14 तारीख को जब अब मसौदे में एक लाइन लिखा हुआ है जिसको कहता है इजराइल विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम गजा ऑल द एरियाज। अब नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि ये वर्डिंग हो जाए विड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। अब देखिए क्या है, गजा में पॉपुलेटेड एरियाज भी है, खेत खलिहान भी है। तो अगर पॉपुलेटेड आपने लिख दिया पॉपुलेटेड एरिया, इसका मतलब है कि कल से आप कहेंगे कि देखो पॉपुलेटेड एरिया से तो हम निकल गए, हम तो खेत में बैठे होंगे। तो ये बदमाशी लास्ट में करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल, मतलब वो दोबारा फोन करके मतलब सिर्फ गाली ही नहीं दी गई और तमाम चीज की गई, और ये लाइन जो है कहा गया कि इसमें अब कोई भी चेंज नहीं होगा। मैं चाहता हूं ये एक बार फिर से हम लोग बहुत डिटेल में इस चीज पर चर्चा करें क्योंकि मुझे बहुत रोचक लगी। लास्ट मिनट में मसौदा पर स्वीकृति दे देने के बाद मौखिक रूप से आप उसके बाद आ करके जिसे बंबई में मांडवाली कहते हैं सेटिंग, कि मैं जरा कुछ शब्द इधर उधर कर दूं कि हम अपना जो विड्रॉल है वो उससे कर लेंगे, रेजिडेंशियल एरिया से, रिहायशी इलाके से, खेतों में हो सकता है हम फिर भी रहें और इस बहाने से हम वहां पर बने मौजूद रहें। जी जी, ये करने का प्रयास किया इजराइल ने। जी जी, इनफैक्ट इजराइल नहीं, नेतन्याहू। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मार्क करना, क्योंकि अगर आप इजरायली जो निगोशिएटर्स हैं उनके बयानों को सुने, अगर जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मैं इजरायली न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूँ कि वो चीजें पता चले जो वहां बात हो रही है, क्योंकि वो चीजें निकल के आती नहीं है। तो इजरायली न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप बार बार पढ़ेंगे उनके जो निगोशिएटर थे उनका बयान, और वो बार बार कहते थे कि हम जिस चीज को फाइनल कर देते थे, साइन करके आते थे वापस जब तेल अवीव में लौट के, तो नेतन्याहू उसमें कोई खूंच लगा देता था कि ये चीज इसमें ऐड कर दो, ये इसमें से माइनस कर दो। तो ये बोलता था कि भाई तुमने वहां पर फोन पे क्यों हाँ बोला, क्योंकि क्या होता था कि कायरो में फर्ज कीजिए कि दोनों पार्टी मिल रही है, दोनों ने अपने अपने मसौदे पे फाइनल कर लिया। अब जो हमास का मसौदा है उसको फिजिकली लाना पड़ता था, क्योंकि अब गजा के अंदर से अगर आप फोन करेंगे तो पता चल जाएगा आपका लोकेशन क्या है, इजराइल आपको मार देगा। तो उसको फिजिकली लाना पड़ता था गजा में, और वो फिर 3 दिनों में वो हाथों हाथों पास होके वो पहुंचता था या सिनवार के पास, तो सिनवार उस पर साइन करता था या बोलता था कि हमको ये करना है। इसराइल के केस में तो ऐसा था नहीं, वो फोन करते, वो कहते थे हाँ ठीक है, और जब ये वहां पहुंचता था साइन करवाने के लिए तो वो उस पर साइन नहीं करता था। ये तो अब तो वाजह हो गया ना, वो बेन गवीर ने तो बोल दिया कि हमने बार बार जो है नेतन्याहू के साथ मिलके इसको सैबोटाज किया है, तो ये चीज होती थी। तो कल भी यही कोशिश हुई, मतलब सॉरी 14 तारीख को भी यही कोशिश हुई कि जिस चीज पे निगोशिएटर्स यानी इजरायली निगोशिएटर्स ने साइन कर दिया था उसमें ये एडिशनल लाइन डालने की कोशिश नेतन्याहू ने की, लेकिन उनको डांट के भगा दिया गया कि अब इस पे कोई भी चीज नहीं होगा। तो एक ये चीज जो है वो कल नहीं नजर आई, एक तो ये है। दूसरा, आप हमारे इमेज नंबर 9 में देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि इंटरनली तो उसको लेके गम गुस्सा है ही वहां पे ना। वाईनेट की आप एनालिसिस पढ़िए, मैं चाहूंगा कि दर्शक जाके इस एनालिसिस को पूरा पढ़ें, क्योंकि हमने तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाया हेडलाइन का। आप इस वाईनेट पे जाएं और इस को पूरा पढ़ें। द हॉस्टल डील्स कम्स एट अ टाइम फार हायर प्राइस देन एवर बिफोर, वो ये कह रहा था करेंट डील्स आउटलाइन इज फुल ऑफ लूप होल्स एंड वोंट अलाउ द आईडीएफ टू रिज्यूम फाइटिंग इन द नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप आफ्टर इट्स कंप्लीशन। ये कहना जैसे ये 42 दिन के बाद अगर इजरायली आर्मी नॉर्दर्न गजा में या कहीं पर वापस से लड़ाई करना शुरू करती है, तो एक जो बड़ा एक कह सकते हैं बैरियर है, अव्वल तो ये है कि भाई गारंटी इजराइल की तरफ से गारंटी अमेरिका ने ली है, बैड फेथ एक्टर है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन एक जो बड़ा बैरियर ये है कि जैसे ही अभी अब सिविलियंस वापस से उस इलाके में जाने लगेंगे,
तो जो आपने 15 महीने के जेनोसाइड में को अचीव किया कि आपने उन इलाकों से सिविलियंस को भगा दिया, वो तो अब 42 दिन के अंदर में सिविलियंस उस इलाके में जाके बस जाएंगे वापस से। तो यानी आपको फिर से वही जेनोसाइड कमिट करना पड़ेगा, जिसके लिए एपेटाइट नहीं है। तो इनको ये कुछ कमांडर्स इसलिए रो रहे हैं, जो जैसा मैंने ये एनालिसिस में आपके स्क्रीन पे जो है वो ये कह रहे हैं कि द करेंट डील्स आउटलाइन इज फुल ऑफ लूपहोल्स एंड won't allow the IDF to resume fighting in the northern Gaza Strip after its completion. Israel is paying the price of a comprehensive deal, not a partial one. इस बात का रोना कमांडर्स जो हैं रो रहे हैं। एक और चीज है, दूसरा जो कुछ एनालिस्ट हैं उनकी जो हमने और एनालिसिस पढ़ी है, वो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा, ये बात सबसे पहले अमेरिका के जो एम्बेसडर थे तेल अवीव में, उसने एक बात कही थी। खुद ऑर्थोडॉक्स ज्यू हैं, अमेरिका के एम्बेसडर हैं तेल अवीव में, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जनरेशन ऑफ लीडर्स जो अभी अमेरिका में रूल कर रहा है, वो लास्ट जनरेशन ऑफ लीडर है जो आपको, जिसको इजराइल का बर्थ याद है। तो यानी वो तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं हिटलर के द्वारा, उसको अपनी माइंड में रखता है और तुमको माफ करता है तुम्हारे अत्याचारों को। अब जो लीडर्स आ रहे हैं उनके दिमाग में वो है नहीं। दे हैव द मेमोरी ऑफ योर ऑक्यूपेशन, योर जेनोसाइड। ये एक इंटरव्यू है, गूगल करें हमारे दर्शक जाके, ये लास्ट इंटरव्यू उसने दिया था अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं तेल अवीव में अपने रिटायरमेंट से पहले, और उस पर उन्होंने इशारा किया था इस पोल का जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। अब इस पोल को देखिए और इसको समझिए कि अमेरिका में किस किस्म की टेक्टोनिक शिफ्ट होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिसी लेवल पे कल चेंज आ जाएगी, पर आप ये देखिए क्या कह रहा है। यूएस जूइश टीन्स मोर लाइकली टू क्रिटिसाइज इजराइल एंड सिंपैथाइज विद हमास। यहाँ पैलेस्टाइन की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ हमास की बात हो रही है, जिसको कि इंटरनेशनली वेस्ट ने कोशिश की है दिखाने की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये है। यानी जितना ज्यादा उसके इमेज को तार तार करने की कोशिश की गई, किसी और ग्रुप की नहीं हुई, हिजबुल्लाह की भी नहीं उतनी जितनी उसकी हुई है। लेकिन क्या लिख रहा है, यूएस जूइश टीम्स मोर लाइकली टू क्रिटिसाइज इजराइल सिंपैथाइज विद हमास। यहाँ तो पैलेस्टीन की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो नंबर जो हैं जिसमें कह रहे हैं कि मोर लाइकली टू सिंपैथाइज विद द पैलेस्टीनियन, वो नंबर 60s में परसेंटेज में। यानी करीब 66% उसमें से जो टीनेजर हैं वो ये वो कह रहे हैं कि दे नाउ सिंपैथाइज विद पैलेस्टीन। इसका मतलब ये नहीं कि 34% इजराइल के साथ करें, उसमें कुछ हैं जो होते हैं ना कि डिडंट नो, डिड नॉट स्पीक, इस तरह वाला भी नंबर है। तो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट यूएस में भी हो रहा है। हमने पिछले एपिसोड में भी बात की उन डेमोक्रेटिक वोटर्स को लेके, उनके नंबर्स हमने दिखाए थे। अब हम यहूदी टीनेजर्स के नंबर आपको यूएस में दिखा रहे हैं। तो उस एम्बेसडर का ये कहना था कि ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट है ना, ये आपने जेनोसाइड करके ये अचीव भी नहीं किया आपने गोल्स को। स्ट्रेटेजिक गोल्स आपके, ऑपरेशनल गोल्स दोनों नहीं अचीव हुए। टैक्टिकल आपने याह्या सिनवार को मार दिया। किसी ने कहा भाई जो गिलाद शलीत के बदले में 1000 छोड़े गए थे प्रिजनर, उसमें से याह्या सिनवार निकला था। आज ये जो 3,000 छोड़े जाएंगे उसमें से कई याह्या सिनवार निकलेंगे। तो आपने ये सोचा कि हम इसको स्ट्रेटेजिकली डिफीट कर देंगे, दैट ये कुड नॉट अचीव दैट, और ऑपरेशनली आपने अचीव नहीं किया। इसके साथ आपने खोया क्या कि जो लोग भूल गए थे कि आप ऑक्यूपेशनल पावर हैं, आप जेनोसाइड करते हैं, सडनली उन्होंने लाइव देखा उस जेनोसाइड को, और अब उनकी जो पॉलिसीज है, वो जो बच्चे बड़े होके पॉलिटिशियन बनेंगे तो इन इमेजेस को अपने दिमाग में लेके बड़े होंगे, ना कि बाइडन और ब्लिंकन जैसा जिन्होंने 1948 का इमेज अपने दिमाग में रखा था। तो ये इस चीज को लेके बहुत वहां पे बहस जो है वो होती हुई दिख रही है इजरायली चैनल। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, इजराइल में भी, अमेरिका में भी, और शायद इसीलिए मैं तो एक बार आई एम जस्ट सर्कलिंग बैक जो आपने बताया कि कैसे मौखिक रूप से एक मसौदे पर स्वीकृति दे देने के बाद नेतन्याहू ये चाहते थे कि किसी तरीके से उसमें वो कुछ अपने पक्ष का कर ले जाएं, और वो भी अश्योरेंस दे देने के बाद। और ये तो अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता या फिर वो चोरी छुपे कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं ना। इसी वजह से मेरा, इसीलिए जब मैं आपसे ये सवाल पूछा था शाही साहब कि अभी भी इसमें क्या चीजें हैं जो बहुत गंभीरता से देखने लायक हैं। जी, वो अमेरिका's रेपुटेशन इज ऑन द लाइन, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने भी कोई वादा करके वादा खिलाफी ना की हो। एग्जैक्टली खासकर पैलेस्टाइन के केस में। इनफैक्ट अभी 42 दिन के बाद जब सेकेंड फेज का निगोशिएशन शुरू होगा,
सॉरी थर्ड फेज के जब निगोशिएशन शुरू होंगे तो उसमें बहुत ऐसे मौके आ सकते हैं जिसमें कि सीज फायर जो है टूट जाए। यही रीजन है कि हमास ने ये कहा कि वो जो 50 के ऊपर जो मिलिट्री तुम्हारे वो हैं एब्डक्टीज हैं, उनको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम पे विश्वास नहीं है। एंड अमेरिकाज एश्योरेंसेस आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन, जैसा हमने मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट में देख लिया रसिया के साथ में। तो वो चीज यहाँ भी है। तो इसलिए अभी वहां पे कई मामले हैं कि रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा, कंट्रोल किसका रहेगा, क्या पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक कोशिश ये भी होती रही है इस दरमियान में, हमने उस पर भी एक शो किया था, हमारे दर्शकों को याद होगा कि इजिप्ट में एक कोशिश ये हुई कि फतह और हमास और जो बाकी फैक्शंस हैं, चाइना ने भी एक मीटिंग की है कि उसको मिला के एक नेशनल गवर्नमेंट जैसी बनाई जाए ताकि वो दोनों जगह पे रूल कर सके। तो कल से ये भी यानी इजराइल के पास बहाना नहीं होगा कि जी हमास रूल करती है गजा पे तो हमने उसका इलीगल वो कर रखा है, सीज कर रखा है। तो ये ऑप्शंस भी हटाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये दोनों पार्टी मिलकर कोशिश करेगी कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। हालांकि उसके निगोशिएशंस पैरेलली चल रहे हैं, चाइना उसको कोशिश कर रहा है तुर्की के इजिप्ट के साथ उसको करवाने की, और उसमें कुछ लेवल तक उसमें एक सक्सेस भी हुआ है। एक इसमें देखिए एक नाम है, बहुत बड़े पैलेस्टीनियन लीडर हैं जिनको इजराइल ने सलित वाले डील में भी नहीं छोड़ा था और इस बार भी उसको छोड़ने की कोशिश ये उनकी कि उनको ना छोड़ा जाए, वो है बरगौती। अगर बरगौती को छोड़ा जाता है तो बरगौती इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनका पूरे पैलेस्टीनियन फैक्शन में एक्सेप्टेंस है। हर आदमी उनको इज्जत करता है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो फतह हो, चाहे वो PFLP हो, चाहे वो इस्लामिक जिहाद हो। ये तमाम जो ग्रुप्स हैं, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं, सब में एक लीडर को जो कह सकते हैं आप उनको लेकर वो मुतफक अलह हैं, तो वो लीडर बरगौती है। इजराइल कभी भी उनको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो जानता है कि जैसे वो बाहर छोड़ेंगे तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन जाएगी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो कह सके कि अब हम ये ऑक्यूपेशन क्यों कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अभी भी लगता है कि सेकंड राउंड के बाद जब ये नेगोशिएशन थर्ड फेज की शुरू होगी तो शायद इजराइल इससे मुकर जाए, उनको ना छोड़े, क्योंकि उनका छोड़ना इजराइल का पॉलिटिकल डेथ माना जाएगा पैलेस्टाइन में, क्योंकि उनके निकलते ही, या ये भी हो सकता है कि दरमियान में उनको मार दिया जाए, जेल में उनकी हत्या हो जाए, इसके भी चांसेस है। भाई पहले ही मार दिया हमने तो बाहर निकलेंगे ही नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ये भी कोशिश, यानी ये सबोटाज की कोशिश जो है उनकी जारी रहेगी। एक शब्द आपने जाते जाते ये जो प्रयोग किया है, सैबोटाज, तो क्या नेतन्याहू वो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे और क्या इजराइल अभी भी इन 40 दिनों में आगे सैबोटाज के प्रयास देखे रहने पड़ेंगे कि कहां कहां किस किस लेवल पर सैबोटाज हो सकता है? बिल्कुल ना, हम नजर रखेंगे और कोई उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी तो हम फिर और दर्शकों को लेके आएंगे, दर्शकों के पास जैसा जैसा उसमें जो भी छोटा भी डेवलपमेंट होगा मसौदे से रिलेटेड तो हम उस पर बात करेंगे और लेके आएंगे दर्शकों के लिए, उनको बताएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। शाहिद साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी, उम्मीद है आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा, एक दृष्टिकोण पता चला होगा कि अभी किस तरीके से सीज फायर पर जमीन पर कार्रवाई हो रही है और कब तक जिस तरीके से आपने एग्री किया है उस तरीके से ही होगा। कुछ परिवर्तन होगा या कुछ बदलाव होगा या कुछ रिपोर्टिंग करने लायक होगा तो द रेड माइक दुनिया का एक और एपिसोड लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।